आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे नोबल प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपके सामने वाला किसी भी पद पर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जब आपके सामने एज ए पेशेंट या एज ए अटेंडेंट आता है तो आपके लिए हमेशा शब्द डॉक्टर साहब ही रहते हैं। और सिर्फ सम्मान ही मुद्दा नहीं है, वह समय जब आपके पास एक अस्वस्थ व्यक्ति आता है उसको आप स्वस्थ करके भेजते हैं, एक मरणासन व्यक्ति को पुनर्जन्म देकर आप भेजते हैं, तो उस समय आपके मन की संतुष्टि और सामने वालों की दुआएं अपने आप में इस प्रोफेशन को नोबल बनाने में चार चांद लगाती। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं कि नीट 2020 यूजी एग्जाम के माध्यम से राजस्थान के कितने अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को इस नोबल प्रोफेशन का सदस्य होने का मौका मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश रोहेला सर। और आज हमारा प्रेजेंटेशन है नीट यूजी 2020 ए ब्रीफ एनालिसिस। नो डाउट आज के दिन नीट की कट ऑफ का डिस्कशन जोरों पे है और हर विद्यार्थी के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है कि नीट 2020 का कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। निसंदेह कट ऑफ मार्क्स का आकलन करने के लिए तरह तरह के पैरामीटर्स को अपनाना जरूरी है ताकि अपन आकलन को सटीक बना सकें, सटीक संभावित रख सकें। आप देख रहे हैं मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट डिपेंड्स अपॉन। आज का अपना पूरा डिस्कशन गवर्नमेंट सीट के ऊपर ही रहेगा। पेपर की कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करने के लिए अपने को नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन, अवेलेबल सीट्स फॉर द गवर्नमेंट एमबीबीएस, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड कोविड-19 इम्पैक्ट, इन 4 पॉइंट्स पे अपन डिस्कशन करेंगे ताकि अपन तथ्यात्मक रूप से कह सकें कि इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे अपन चलते हैं, कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। और इस साल के डाटा आप सभी के सामने है कि 15,97,000 कैंडिडेट्स नीट यूजी 2020 में रजिस्टर्ड हुए। और जैसा कि शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब ने स्टेटमेंट ट्वीट के माध्यम से नीट की एग्जाम के बाद दिया था कि 85 से 90% उपस्थिति रही है। एग्जैक्ट डाटा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इनका मिड पॉइंट अपन निकालें तो लगभग 13,89,000 स्टूडेंट्स इसके रफ फिगर के अनुसार कैलकुलेटिव तौर पे माने जा सकते हैं। तो अब अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि नंबर ऑफ अवेलेबल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है। अपन कई बार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि 80,000 सीटें अवेलेबल हैं। तो इन सीटों का अपन एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि 80,000 सीट गिनने पे लगता है कि 80,000 सीट है तो 80,000 रैंक तक तो निश्चित रूप से मिलेंगे ही। तो इनका अपन ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस में अपन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैं सभी नीट यूजी 2020 के वे एस्पिरेंट्स जो इस साल काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं उनको सुझाव भी देना चाहूँगा कि इस वेबसाइट की आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें। वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च कॉलेजेस एंड कोर्सेज लिखा हुआ है। तो इसमें आपको इस करंट सेशन की टिल डेट लेटेस्ट अपडेट्स, हर कॉलेज की सीटें, कब उसकी सीटें बढ़ी हैं, क्या रहा है, ये सारी जानकारियाँ वेबसाइट पे ऑफिशियली और ऑथेंटिक रूप से आपको मिलेंगी। तो अब अपन जब बात कर रहे हैं तो अपना आज के डिस्कशन का मुख्य मुद्दा एमबीबीएस सीट्स का है। तो अपन यहाँ पे एमबीबीएस डालते हैं और आगे गवर्नमेंट सीट्स डालते हैं। तो आप ये देखिए कि टोटल 280 कॉलेजेस इंडिया में ऑन करंट डेट गवर्नमेंट की हैं और उनमें 42,365 सीटें गवर्नमेंट सीट्स हैं। अब अपन इसका दूसरा पॉइंट देखें, जब अपन 80,000 की कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी 80,000 लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, गलत नहीं लिख रहे हैं। तो प्राइवेट सीट्स को अपन देखते हैं तो 262 कॉलेजेस करंटली हैं और 37,690 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट की ऑलमोस्ट 55-45 रेशियो के अंदर सीटें करंटली हैं और 42,000 समथिंग गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं।
अब अपन टोटल सीटें देखें तो जो मैंने 80,000 का डिस्कशन किया था 80,055 यहाँ पे आ रखा है। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब जो सीटों का अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला है, जिससे अपन टू द पॉइंट अपन पैटर्न पे और कट ऑफ के नतीजों की तरफ आगे बढ़ सके। 80,000 सीटें हैं वो एक आम स्टूडेंट के लिए नहीं है, उसमें प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें भी हैं। उन 80,000 के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आजकल पेड गवर्नमेंट सीट चल रही है वो भी हैं, एनआरआई की सीटें भी हैं। तो अपन डिस्कशन करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के लिए कितने गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें करंट सेशन में रहेंगी। तो अपन ने देखा 280 कॉलेज हैं, 42,365 इनमें सीटें हैं, 15% ऑल इंडिया कोटे से सीटें स्टूडेंट्स को ओपन टू ऑल रहेंगी। तो 15% सीटों का अपन जिक्र करते हैं तो ये फिगर आता है 6,356। ये हमने जो सीटें ली हैं वो ऑल इंडिया 15% कोटे की सीटें, रफ फिगर जो टोटल सीट है उसका लिया है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जिनमें 100% सीटें ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से ही होने वाली हैं। उनमें मुख्य नाम एम्स का है, और एम्स की हमने जो लगभग 1200 सीटें हैं उन 1200 में से 15% सीटें यहाँ काउंट कर ली थी टोटल सीट्स में, और 85% हमने यहाँ काउंट की। टोटल एम्स की सीटें जब काउंट हुई है तो यहाँ पे 7,376 सीटें हैं जो किसी भी स्टेट के बच्चे के लिए ओपन टू ऑल रहेंगी। लेकिन ध्यान रखें इस ओपन टू ऑल में भी सारी कैटेगरी की सीट्स शामिल है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस की सीट से लिखी हुई है, इनका अभी अपन डिस्कशन करके नहीं चल रहे क्योंकि अपना प्राइम फोकस अलग है। इसी तरीके से अब अपन आगे बढ़ते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान का अपन जब एमसीआई का पोर्टल खोलते हैं तो 15 कॉलेजेस यहाँ पे आ रही हैं। 15 कॉलेजेस में एक एम्स जोधपुर भी इसमें शामिल है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो टोटल अपन ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पे 15 कॉलेजेस शामिल होंगी, और स्टेट कोटे की काउंसलिंग की बात करें तो 14 कॉलेजेस राजस्थान के 85% काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस शामिल होंगी। तो ऑल इंडिया कोटा सीट्स की एनालिसिस करने के बाद में स्टेट काउंसलिंग की सीट्स का अपन एनालिसिस करें जो कि 85% सीट्स होती हैं। तो राजस्थान की 15 कॉलेजेज में एक एम्स जोधपुर को हटाएं तो 14 कॉलेजेज आती हैं, उनकी 2600 सीट होती है, और 85% अपन कैलकुलेशन करें तो 2210 सीट्स स्टेट 85% कोटा के लिए अवेलेबल होती हैं। लेकिन ध्यान रखें इन 2210 में पेड गवर्नमेंट सीट भी है, एनआरआई सीट्स भी है। पेड गवर्नमेंट सीट वो है जिसमें लास्ट ईयर 7,20,000 रुपये फीस डिसाइड हुई थी। मीन्स ये भी मध्यम वर्ग की अप्रोच से ऊपर की चीज़ है, मध्यम वर्ग प्लस के लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एनआरआई कोटे की सीट्स का पेमेंट की तो बात ही अलग है। तो अपन वो उन सीटों की बात करते हैं जिनकी फ़ी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड अफोर्डेबल रेंज की होती है। तो लास्ट ईयर स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में 27 जून को दिए गए सीट मैट्रिक्स में लिखा गया कि 1561 गवर्नमेंट सीट हैं और 419 पेड गवर्नमेंट सीट हैं और 212 एनआरआई कोटे की सीटें, टोटल 2192 हैं। इस साल की अपन एनालिसिस करें तो 2210 टोटल सीट्स 85% कोटे की होती हैं, और उनमें से अपन लास्ट ईयर के बराबर पेड गवर्नमेंट और एनआरआई सीट निकालते हैं तो 630 सीट निकलती हैं, तो लगभग 1580 सीटें होती है। मीन्स लास्ट ईयर के आसपास ही आज के दिन सीट्स की सिचुएशन है। लेकिन जैसा कि सीकर का मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, उसमें भी 100 सीटें जुड़ेंगी तो स्टेट कोटे में 85 सीट्स उसकी बढ़ेंगी। ऐसी संभावनाएं आगे जुड़ने की है, वो काउंसलिंग से ठीक पहले तक फाइनल होने की संभावना है। अब अपन आगे चलते हैं। राजस्थान के बच्चे के लिए ओवरऑल अपन देखें तो ऑल इंडिया और स्टेट दोनों तरफ मिलाकर कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो 15% कोटा में अपन ने पहले देखा कि 7,376 सीट्स हैं, और 85% कोटे में अपन देखते हैं तो 1580 सीट्स हैं। दोनों मिलाकर 8,956 सीट राजस्थान के बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगी, सारी कैटेगरीज मिलाकर। तो कट ऑफ के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले अपन लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स का डिस्कशन करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की 15% जो सीट्स थी उसमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी में
581 मार्क्स, 12,611 रैंक इन जनरल, 12,614 रैंक इन ओबीसी, ऑलमोस्ट इक्वल रैंक पे मिली थी। SC ST की अपन बात करें तो 462 और 445, लगभग 76,400 ऑल इंडिया रैंक SC के लिए और 85,200 ऑल इंडिया रैंक ST के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ 15% कोटा में रही थी। और इसी को अपन अगर स्टेट कोटा से कंपेयर करके देखें तो 19-20 का 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है। 581 की बजाय यहाँ 580 मार्क्स है, ऑलमोस्ट कट ऑफ इक्वल सी जाती है। तो एग्जाम में अपीयर्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, लास्ट ईयर की कट ऑफ मार्क्स, इन सब की एनालिसिस के बाद में अपन एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसके आधार पे कट ऑफ का नियर बाय विश्लेषण करना आसान होता है, वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। शॉर्ट एंड फैंटास्टिक एनालिसिस हमारे PCP पिपराली रोड कैंपस के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर करेंगे। डॉक्टर राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम प्लीज। थैंक यू सर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नीट 2020 का जो पेपर हुआ है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक कट ऑफ को डिसाइड करने में यूज़ करते हैं। अगर हम नीट 2020 के पेपर को देखें और उसमें चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस करें तो फिज़िक्स का पेपर जो है वो लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा आसान रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो एवरेज रहा है, यानी कि आप लास्ट ईयर के पेपर की तुलना में उसको आसान नहीं कह सकते, उसके इक्वल कह सकते हो या फिर थोड़ा सा उससे टफ कह सकते हो। बायोलॉजी में अगर बॉटनी की हम बात करें तो वो एवरेज टू मॉडरेट रहा है। जूलॉजी के अंदर 4 से 5 सवाल ऐसे थे जो एक मतलब कह सकते हैं आपकी जो कॉन्सेप्ट होता है उससे एक स्टेप एडवांस उसकी थॉट्स थी या फिर उसका जो लॉजिक था, तो उनको हम 4 से 5 सवाल को हम टफ कह सकते हैं थोड़ा सा। अब डिफ़िकल्टी लेवल के बाद एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है पेपर सेटर का माइंड सेटअप। उसने किस माइंड सेटअप से पेपर को सेट किया है, तो उस माइंड सेटअप को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे हम क्लासेस के अंदर बताते हैं, पहले ही बता देते हैं कि एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है तो वो इस तरह से सोच सकता है, तो बेटा आपको भी उसी तरह से अपना दिमाग को चलाकर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो जो पेपर सेटर रहा होगा उसने थ्योरी और कैलकुलेशन दोनों का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण वहाँ पे तैयार किया है। केमिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चंस ज़्यादा आए, यानी डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछे गए या फिर जो भी नोट्स हैं PCP की जो सीट्स हैं जो क्लास में नोट्स लिखवाए गए उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। बॉटनी में और जूलॉजी के अंदर पूरा का पूरा पेपर जो है वो NCERT बेस्ड था, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, कॉन्सेप्चुअल था। वहाँ पर मैच द कॉलम के क्वेश्चंस भी काफ़ी मात्रा में थे, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा ईजी भी बनता नज़र आ रहा था। अगर हम क्लास वाइज क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि बेटा आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो 11th और 12th उसमें दोनों का सिलेबस इंक्लूड होता है। अगर हम क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस बार 11th का पोर्शन का जो वेटेज रहा है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरे पेपर में, वो कम रहा है और 12th क्लास का वेटेज ज़्यादा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस जो हैं वो 11th क्लास के सिलेबस से पूछे गए और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो 12th क्लास के सिलेबस से पूछे गए। तो जो बच्चे मेरी इस बात को सुन रहे हैं 11th क्लास के बच्चे, तो वो खुश मत हो जाना कि ठीक है 11th का तो सिलेबस कम आता है तो हम 11th छोड़ दें। बेटा जी एक चीज़ ध्यान रखना, 12th क्लास का जो सिलेबस है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए, जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है, उस बच्चे के लिए 11th क्लास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। आपको 11th क्लास से ही तैयारी करनी चाहिए और वहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने चाहिए जो आपको आगे चलकर 12th क्लास के अंदर हेल्प करते हैं या फिर उसके कंटेंट को समझने में हेल्प करते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो चैप्टर हैं वो उसके एनालिसिस करें तो फिजिक्स के अंदर देखिए आप क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस किस मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सिर्फ एक पेपर का एनालिसिस है, इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि अगला पेपर भी इसी अकॉर्डिंग आएगा, फिर ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, पीरियड टेबल, 21 मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो ये आपका ऑलमोस्ट हर एक जो कंपोनेंट है आपको क्वेश्चन देता हुआ नज़र आ रहा है।
फिजिकल की बात करें तो उसके अंदर भी मैक्सिमम चैप्टर से इक्वल अमाउंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसी किसी चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर हम बायोलॉजी में 11th क्लास के सेक्शन की बात करें तो 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा, जैसे कि आप देख लो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से अप्रॉक्सीमेट 4 क्वेश्चन पूछेंगे। एनिमल किंगडम से जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे इस बार 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। लास्ट ईयर की अगर बायोलॉजी की बात करें 12th क्लास की तो वहाँ पे जेनेटिक्स और एमबीए का काफ़ी रोल रहा था, तो यहाँ पर भी जेनेटिक्स और एमबीए से अच्छी अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए। इस बार बायोटेक्नोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, तो उसमें बायोटेक फर्स्ट और सेकंड के अंदर कुल मिलाकर 8 सवाल वहाँ पर बनते हैं। तो बहुत ही आसान सा, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बैलेंस्ड मैं कह सकता हूँ इसको पेपर था। और किसी हद तक अगर मैं इनको चारों सब्जेक्ट को मिला के देखूँ तो ये पेपर मुझे पिछले पेपर से थोड़ा सा ईजी ही नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट का एनालिसिस, हमारे नीट 2020 पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का एनालिसिस, उसके कंटेंट का एनालिसिस, उसके पेपर सेटर के माइंड सेटअप का एनालिसिस और चैप्टर वाइज और क्लास वाइज कितने क्वेश्चंस आए उसका एनालिसिस। अब आगे के डिस्कशन के लिए मैं फिर से डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर साहब आएँ और आगे कट ऑफ का एनालिसिस जो है और उसका जो थीम है वो चालू रखें। थैंक यू राकेश सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायग्रामेटिक और लॉजिकल तरीके से इस साल के पेपर का प्रेजेंटेशन किया। तो इस पेपर एनालिसिस के बाद में साथ में मैं भी ये जोड़ना चाहूँगा कि इस साल के पेपर के बाद जो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स रहा, पर्टिकुलरली मैं पीसीपी के स्टूडेंट्स जो संपर्क में सारे थे उनके बारे में कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने पेपर का लेवल इजी बताया। और इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की एनालिसिस के बाद में अपन बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। कट ऑफ मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जिन कट ऑफ की अपन चर्चा करने वाले हैं वो कट ऑफ मार्क्स गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट के हैं, और जो एनटीए के द्वारा नीट के कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग डिक्लेयर किए जाते हैं, जो लास्ट ईयर की नीट 2019 में जारी किए गए थे, जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल 134 मार्क्स, जनरल फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 120, SC ST OBC के लिए 107 और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 107। मीन्स 134, 120, 107 कट ऑफ मार्क्स रहे हुए हैं क्वालिफाइंग के। इन मार्क्स को जारी करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कॉलेजों की भी बड़ी संख्या और बड़ी सीट्स की संख्या होती है, तो उनकी काउंसलिंग भी जब होती है तो नीट के आधार पे होगी और उसमें मिनिमम इतना मार्क्स होना ज़रूरी है। इससे कम मार्क्स वाले बच्चा नीट की प्राइवेट कॉलेज की सीट के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता है। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट की जब बात करें तो इनका डिस्कशन अपन पीछे छोड़कर आगे की बात करते हैं। तो इन पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं। तो कैंडिडेट्स अपीयर्ड लगभग इस साल 76,000 कैंडिडेट प्लस थे लास्ट ईयर से। अवेलेबल सीट्स अपन देखें तो लास्ट ईयर टोटल सीट 70,000 थी, इस साल 80,000 है। मीन्स ऑलमोस्ट 50% गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, 5,000 लगभग प्लस हुई हैं। और उन 5,000 का ऑल इंडिया कोटा होता है, वो 15% होता है, तो 750 सीट्स बढ़ती हैं। मैंने इसमें आपके लिए 1,000 सीट्स लिखा है, उसमें नई एम्स की सीटें जोड़ दें, कुछ और जोड़ दें तो लगभग 1,000 सीट ऑलमोस्ट रफ फिगर होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि आपने 1,000 सीट को जोड़ा है चारों तरफ, तो बताया जा रहा है कि 1,200 सीट तो एम्स की जुड़ गई। लास्ट ईयर जो काउंसलिंग में एम्स शामिल थी उनमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लगभग हर साल का रिकॉर्ड रहता है कि उनमें से ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स नीट की भी अच्छी रैंक्स में होते हैं। वो 2,000, 5,000, 7,000, 10,000 रैंक में होते ही होते हैं, एक्सेप्शंस आर नॉट काउंटेड। तो लास्ट ईयर जो बच्चा एम्स में सेलेक्ट हुआ था, एम्स की सीट रोकी थी और नीट से निकलकर एम्स में गया था, वो भी ऊपर वाले 10,000 स्टूडेंट्स में शामिल था। लास्ट ईयर वो एम्स में चला गया था, उतनी सीटें इधर खाली हो गई थी। इस साल वो एम्स में जाएगा लेकिन वो सीटें एम्स की ऑलरेडी जुड़ी हुई है, उन्हीं को रोकेगा। मीन्स इधर की सीटें वो खाली करके बाहर नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एम्स की सीटें जुड़ने से, जो नई एम्स की सीट जुड़ रही है उनके अलावा पुरानी एम्स की सीटों से नंबर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एमबीबीएस में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बेसिक फ़र्क ज़रूर है कि टॉप रैंकर जो बच्चे हैं,
पहले नीट और एम्स के टॉप रैंकर बच्चों में वेरिएशन आता था। एम्स का पैटर्न अलग था, जनरल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट भी था, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी थे, नेगेटिव मार्किंग भी अलग थी। तो उन सब के कारण ऐसा काफ़ी दफ़ा देखा जाता था कि एम्स के टॉप 50 रैंक के बच्चों में से कुछ एक बच्चे ही नीट के टॉप 50 में होते थे। मीन्स नीट के टॉप 50 वाले जो बच्चे हैं उनमें से गिने चुने बच्चे ही एम्स के टॉप 50 में होते थे। मीन्स नीट में टॉप 50 में ऑल इंडिया में आकर भी बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिलता था। अब फर्क ये आ गया कि कॉमन एग्जामिनेशन हो गई, कॉमन अलॉटमेंट है, तो नीट में अच्छी रैंक वाले बच्चे को एम्स मिलेगा ही मिलेगा, और पहले ये सुनिश्चित नहीं था। वो बच्चे एम्स में जाएंगे तो कुछ बच्चे नीचे के और अच्छी कॉलेजेज जो अदर रेपुटेटेड है उनमें जाएंगे। मीन्स एम्स की सीटें ऑल इंडिया में जुड़ने के कारण बहुत बड़ा चेंजेस होने की संभावना नहीं है। अब उसके बाद में जैसा कि राकेश सर ने आपको पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का बताया, ऑलमोस्ट इक्वल, लिटिल बिट इजियर देन 2019, हल्का फुल्का, इसको कंपैरेटिवली अपन आसान ही कहेंगे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, चारों तरफ जोर शोर से डिस्कशन है साहब, कोरोना है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए कई महानुभाव बताते हैं कि कट ऑफ 550 नंबर भी जा सकती है। तो कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या उनका एक्स्ट्रा रोल रहा, क्या उनकी कमियां रही, और उससे नीट की कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके डिस्कशन के लिए मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राकेश रुहेला सर को। राकेश सर, आपका स्वागत है। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। अभी तक आपने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे उनके फैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। इस वक्त, इस साल जो सबसे एक आप कह सकते हो ज्वलंत मुद्दा है, जो बर्निंग पॉइंट हमारा रहा है, वो रहा है कोविड-19। इस कोविड-19 की वजह से 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और फाइनली 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ। तो इस फैक्टर का स्टूडेंट्स के ऊपर और इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्या उसका असर रहा, किस तरह से स्टूडेंट्स ने उसको बियर किया, किस तरह से इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स का साथ दिया, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, याद कीजिए वो फरवरी का टाइम जब हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी और हम मई के अंदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त हमारा जो एंथुसियास्टिक जो लेवल था, जो हमारा एग्ज़ाम के लिए जो अप्रोच था, वो एकदम से हाई पर था। फिर अचानक से हमें लॉकडाउन का पता लगता है और एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने का पता लगता है, तो कुछ बच्चों का जो मोरल है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, कुछ डगमगाए, कुछ फिर संभले, फिर एक बार फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। ये जो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने का टाइम रहा है, ये बच्चों के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव का टाइम रहा है। इसके अंदर काफ़ी हाइप्स और काफ़ी लोज डिप्स ये सब आए हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इस दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। अब मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जिस बच्चे ने एक बार ठान लिया हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस बच्चे की जिद को कोई भी माई का लाल हिला नहीं सकता, चाहे वो कोविड-19 ही क्यों ना हो। जिस बच्चे ने ये ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसने हर एक एडवर्सिटी को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। हर एक उस जिद्दी बच्चे, जुनूनी बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसने ठान रखा था कि नीट 2020 के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है, उस बच्चे के सामने कोविड-19 कहीं भी नहीं ठहरा है। उस बच्चे ने जचा के मेहनत की है। जो बच्चा थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, जो इमोशनली थोड़ा सा डाउन हुआ है, उसका साथ उसके इंस्टीट्यूट ने नहीं छोड़ा है। पीसीपी ने हर एक उस बच्चे की अंगुली थामी है जो थोड़ा सा भी अपने पद से डगमगाया है, क्योंकि जैसे ही वो अपने पद से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, उसने हमें कॉल किया है कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, और पीसीपी ने हर एक स्टेप में उसकी मदद की है। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमने अपना लाइव क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर लॉन्च किया। हमने बच्चों से हम कनेक्ट हुए, उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम सुनी, उनके जो टेस्ट सीरीज थे उनके वीडियो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए, हमने व्हाट्सएप के ऊपर डाउट काउंटर स्टार्ट किए। हजारों की संख्या में हमने डाउट्स, हमारे टीचर्स ने डाउट सॉल्व किए और बच्चों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। किसी भी बच्चे को, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो होशियार बच्चा हो, चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, जिस प्रकार की सहायता पीसीपी से चाहिए, पीसीपी ने हर प्लेटफॉर्म पे उसकी सहायता की है। तो मेरा ये मानना है कि जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, वो जिद्दी, जुनूनी और अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए ओरिएंटेड बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एवरेज बच्चा जिसका मई में सिलेक्शन नहीं हो रहा था और वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि मेरा मई के एग्जाम में क्या होगा,
उस बच्चे को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने जचा के पढ़ाई की है। कम से कम 15-20 बच्चे मेरे आंखों के सामने हैं जो अगर मई में एग्जाम होता तो शायद सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी 650 से क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसमें स्टूडेंट का रोल बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इंस्टीट्यूट की सहायता से, अपने पेरेंट्स की सहायता से अपने आप को कॉप अप किया है, अपने आप को डेवलप किया है और अपने सपनों को सच किया है। तो ये सारी चीज़ें आपने नीट की कट ऑफ के कंक्लूजन आने से पहले सुनी, सारे पॉइंट तथ्यात्मक थे और निश्चित रूप से आप में अब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही होगी कि नीट 2020 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं चीज़ का सस्पेंस बनाने की बजाय आपको डायरेक्ट ही आगे लाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इन तथ्यों के आधार पे पीसीपी के एक्सपर्ट्स, पीसीपी के स्टूडेंट्स और चारों तरफ की एनालिसिस करते हुए हमने कंक्लूजन हमारी तरफ से निकाला है कि इस साल की कट ऑफ जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए 585 प्लस माइनस 5 मार्क्स जाने की संभावना है। और जो लास्ट ईयर 12,600 तक जो कॉलेज मिला था वो इस साल 14,000 से 15,000 तक मिलने की संभावना है। इसी तरह अपन एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 465 प्लस माइनस 5 एंड 445 प्लस माइनस 5 मार्क्स की संभावना रहेगी। मीन्स कट ऑफ लास्ट ईयर के आसपास ही है। लास्ट ईयर 580 मार्क्स की थी, इस साल हमने प्लस 5 मार्क्स करके प्लस माइनस 5 का बताया, हल्की फुल्की ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। और लेकिन कट ऑफ हल्की फुल्की ज़्यादा जाने के बावजूद भी कॉलेजों का अलॉटमेंट लास्ट ईयर से भी लगभग 2,000 रैंक पीछे तक बच्चों को मिलने की संभावना बढ़ी हुई सीटों के कारण रहेगी। तो ये हमारा जनरल और ओबीसी का डिजिट है जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट का एनालिसिस करके डिसाइड किया है कि नीट 2020 में 585 प्लस माइनस 5 मार्क्स वाले बच्चे को राजस्थान के, स्पेशली मैं राजस्थान के बच्चे को कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगी या फिर ऑल इंडिया कोटे से 15% सीटें जो अलॉट होती हैं उनमें जनरल और ओबीसी के बच्चों के भी ऑलमोस्ट यही कट ऑफ रहने की संभावना है। यह सारा हमारा तथ्यात्मक आकलन है, कोई फाइनल फिगर नहीं है। यदि आपके नंबर इससे कम बने हैं तो भी आप घबराएं नहीं, उम्मीद रखें, बी पॉजिटिव। और हम तो चाहते हैं कि कट ऑफ इससे नीचे जाए। हमें बड़ी खुशी होगी अगर कट ऑफ 585 प्लस माइनस 5 से नीचे जाती है तो नो डाउट, निसंदेह हमारे सिलेक्शंस की संख्या और भी ज़्यादा उससे बढ़ेगी और चारों तरफ ही सिलेक्शन की संख्या इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो निसंदेह बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि कट ऑफ कम रहे, लेकिन हमारा एनालिसिस कह रहा है कि कट ऑफ यही रहेगी। तो कट ऑफ के इस अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास यदि कुछ बचा है तो वो है विश यू गुड लक। आपको बेहतरीन रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आपके मार्क्स हमने जो बताए उससे कम बन रहे हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं रखते हैं कि इस साल की कट ऑफ और भी कम जाए और कट ऑफ उतनी जाए जितनी स्कोरिंग आप इस साल करने वाले हैं। निसंदेह आने वाले समय में कई हजारों स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के माध्यम से गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा। कुछ सक्षम विद्यार्थी जिनके मार्क्स पीछे होंगे वो पेड गवर्नमेंट सीट में भी जाएंगे, कुछ प्राइवेट पेड सीट्स में भी जाएंगे। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको अपनी मनपसंद के अनुसार या गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है। उन सभी बच्चों के लिए हमारा सिर्फ एक ही संदेश है, बी होपफुल, ट्राई वंस मोर। यदि कोई बच्चा 12th के साथ नीट 2020 में 400 प्लस मार्क्स बना रहा है, टारगेट के साथ 500 प्लस मार्क्स बना रहा है, तो मेरा अब तक का अनुभव रहा है कि यदि वो स्टूडेंट सिंसियरली, कंटिन्यूटी के साथ, डेडिकेशन के साथ आने वाले सेशन के लिए फिर से तैयारी करता है तो उसका 99.99% सिलेक्शन अवश्य होता है। इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन रहती तभी है जब सिंसियरिटी हो, कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो, अच्छे इंस्टीट्यूशन का साथ हो। तो मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा
जो कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी दूर हैं और गवर्नमेंट MBBS में ही जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को आशावादी बनना चाहिए और एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी लाइन है जिसमें उम्मीद जब बन जाती है सिलेक्शन के नज़दीकी, तो फिर बैकफुट और रिटर्न नहीं हुआ जाता। तो मैं आपको आगे के लिए बेहतरीन भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट।